अच्छा, कभी सोचा है कि सरकार का वो कौन सा हिस्सा है जो कानून बनाता नहीं बल्कि उन्हें लागू करता है, जो बड़ी बड़ी योजनाओं को कागज से निकालकर असल में जमीन पर उतारता है? जी हाँ, वो है कार्यपालिका। तो आज हम सरकार के इसी एक्शन वाले हिस्से को, यानी कार्यपालिका को जरा करीब से समझेंगे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो हम सरकार के 3 स्तंभों पर एक नजर डालेंगे। फिर ये देखेंगे कि दुनिया में कार्यपालिका के कितने अलग अलग मॉडल होते हैं और हाँ, भारत ने कौन सा वाला चुना है। और आखिर में हम भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनकी शक्तियों के बीच का जो संतुलन है उसे भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कार्यपालिका को ठीक से समझने के लिए ना पहले हमें सरकार की पूरी तस्वीर देखनी होगी। मतलब कोई भी लोकतांत्रिक सरकार हो, उसके 3 मुख्य अंग होते हैं और यही तीनों मिलकर कह सकते हैं कि शासन की पूरी मशीनरी को चलाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये कार्यपालिका आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार का वो हाथ है जो असल में काम करता है। इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं आते, बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी से लेकर नीचे तक वो सभी लोग शामिल हैं जो संसद के बनाए कानूनों को हकीकत में बदलते हैं। किसी भी अच्छे लोकतंत्र में ना शक्तियों का बंटवारा बहुत साफ होता है। एक होती है विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरी है कार्यपालिका, जिसका काम है उसे लागू करना। और फिर आती है न्यायपालिका, जो ये देखती है कि भाई सब कुछ संविधान के दायरे में हो भी रहा है या नहीं। और बस यही है लोकतंत्र के वो 3 मजबूत स्तंभ। चलिए, इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए विधायिका एक टीचर की तरह है जो होमवर्क देती है, यानी कानून बनाती है। तो फिर कार्यपालिका कौन हुई? कार्यपालिका वो स्टूडेंट है जिसे वो होमवर्क पूरा करना है, यानी उसे लागू करना है ना सिंपल? तो अब ये तो समझ आ गया कि कार्यपालिका का काम क्या है। पर एक सवाल यहां ये भी उठता है कि क्या हर देश में इसका ढांचा, इसका स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है? तो जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए दुनिया भर के कुछ अलग अलग मॉडल्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, दुनिया भर के देशों ने ना अपनी अपनी ऐतिहासिक और राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से कार्यपालिका के बहुत अलग अलग सिस्टम अपनाए हैं। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो दुनिया में 3 तरह के सिस्टम सबसे ज्यादा चलते हैं। एक है अध्यक्षात्मक, यानी प्रेसिडेंशियल, जैसे अमेरिका में। दूसरा है संसदीय, यानी पार्लियामेंट्री, जैसा कि हमारे भारत में है। और एक तीसरा भी है अर्ध-अध्यक्षात्मक, जो इन दोनों का आप कह सकते हैं एक मिला-जुला रूप है। अब जो 2 सबसे प्रमुख सिस्टम हैं, उनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, एक तरफ है अध्यक्षात्मक प्रणाली, जैसा अमेरिका में है। वहां राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है, मतलब देश का भी प्रमुख और सरकार का भी। वहीं दूसरी तरफ हमारी संसदीय प्रणाली में शक्तियों को बांटा गया है। यहां देश के प्रमुख तो राष्ट्रपति हैं, पर सरकार के असली मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो अपनी सरकार के हर काम के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। और जैसा मैंने बताया, इन दोनों के बीच का एक मिला-जुला रूप भी है, जिसे कहते हैं अर्ध-अध्यक्षात्मक प्रणाली। ये फ्रांस जैसे देशों में है। यहाँ होता क्या है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास ही काफी महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। मकसद तो अच्छा है, स्थिरता और जवाबदेही में बैलेंस बनाना। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है। अगर ये दोनों नेता अलग अलग पार्टियों से आ गए ना, तो फिर सत्ता का टकराव बहुत आम हो जाता है। तो ठीक है, अब जब हमने दुनिया भर की इन प्रणालियों को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो चलिए वापस अपने देश भारत पर आते हैं और ये देखते हैं कि भारत ने आखिर संसदीय कार्यपालिका का मॉडल ही क्यों और कैसे अपनाया। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है ना, उसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ 2 प्रमुख होते हैं। एक है नाम मात्र के प्रमुख, यानी फॉर्मल हेड, जो हैं हमारे राष्ट्रपति, और दूसरे हैं वास्तविक प्रमुख, यानी रियल हेड, जो हैं प्रधानमंत्री, जिनके पास सरकार चलाने की असली ताकत होती है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की भूमिका की। आखिर देश के इस सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का चुनाव होता कैसे है और उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का, और उनका चुनाव हम और आप यानी कि जनता सीधे नहीं करती, बल्कि उनका चुनाव एक खास निर्वाचक मंडल, एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। अब इस मंडल में कौन कौन होता है? इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों, यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, और साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। तो यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है, क्या राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक पद है, एक सेरेमोनियल पोस्ट, या उनके पास सच में कोई शक्ति भी है? देखिए, इसका जवाब हां या ना में नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
इसे समझने के लिए हम राष्ट्रपति की शक्तियों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है उनकी शांतिकालीन शक्तियां, जो नॉर्मल टाइम में इस्तेमाल होती हैं, और दूसरी हैं उनकी आपातकालीन शक्तियां, यानी इमरजेंसी पावर्स, जो देश पर किसी बड़े संकट के समय इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम सामान्य समय की बात करें तो राष्ट्रपति के पास कई बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। जैसे वही प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद को नियुक्त करते हैं, संसद का सत्र बुलाना हो या खत्म करना हो, ये भी वही करते हैं, और हाँ, जरूरत पड़ने पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो। और आखिर में वो हमारी तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ भी होते हैं। चलिए अब आते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर, जो बहुत ही असाधारण हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 352। ये राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार देता है। और ऐसा कब होता है? जब देश पर कोई बाहरी हमला हो जाए या देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह जैसी कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए। इसके बाद आता है अनुच्छेद 356, जो एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं विवादास्पद प्रावधान भी रहा है। इसके तहत अगर किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है तो राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि उस राज्य का पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथों में आ जाता है। और तीसरा और आखिरी है अनुच्छेद 360, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तब लगाया जा सकता है जब देश की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाए और वित्तीय संकट आ जाए। पर यहाँ एक अच्छी बात यह है कि भारत के इतिहास में आज तक इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी है। तो ये तो हुई राष्ट्रपति की बात, जो देश के औपचारिक प्रमुख हैं। अब आते हैं सरकार के असली पावर सेंटर पर, यानी प्रधानमंत्री, जिनके हाथ में देश की वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है। तो यहां प्रक्रिया काफी सीधी है। चुनाव के बाद राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत पाने वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर ही सरकार की असली शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां एक शर्त है, ये पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद अपने हर काम के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो कुल मिलाकर भारत की संसदीय प्रणाली का सार यही है कि राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं, औपचारिक प्रमुख हैं, लेकिन सरकार का जो असली इंजन है, जो उसे चलाता है, वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ही हैं। और यही हमारी व्यवस्था में शक्ति का वास्तविक संतुलन है। तो अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या भारत की ये संसदीय प्रणाली शक्ति का एक सही संतुलन बनाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस सिस्टम में औपचारिक पद और वास्तविक अधिकार के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं, उनके बारे में सोचने पर मजबूर करता है।